नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है कोप और उसका जलवायु परिवर्तन से संबंध। कोप बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी कुछ समय पहले काफ़ी चर्चा में भी रहा। जो कोप है, कोप, अगर आपने करंट पर थोड़ा फोकस किया हो तो कोप अभी हाल ही में कोप 28 हुआ। और कहाँ पर हुआ बताइए जरा। यस, ये कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, बिल्कुल, दुबई अर्थात यूएई। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे बताइए जरा। यस, सुल्तान अहमद अल जाबेर। कौन से? बोलिए जरा, नाम बोलिए। यस, सुल्तान अहमद अल जाबेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी आने वाले एग्जाम में पूछी जाने की बहुत ज्यादा इसकी संभावनाएं हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कोप क्या है। कोप, देखिए, जो कोप है सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था। जलवायु परिवर्तन पर निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था, ओके, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ठीक। इसको एक और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यूएन कन्वेंशन। यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। चेंज कॉन्फ्रेंस, तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी हो गई। और दूसरा इसका नाम, इससे भी कई बार लिखते हैं, यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी संस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वास्तव में क्या हुआ, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो पर्यावरण पर एक दूसरा सम्मेलन हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, पृथ्वी सम्मेलन। कौन सा? यस, इसको बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन, या इसको एक और नाम से जाना जाता है रियो डी जेनेरियो। ये भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। रियो डी जेनेरियो। तो पर्यावरण पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था ये, 1992 में हुआ। और इसमें पहली बार जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई, चिंता व्यक्त की गई और एक संगठन बनाया, कोप। कौन सा बनाया? यस, एक वार्षिक फोरम बना दी। वार्षिक फोरम का मतलब है जिसके जो कॉन्फ्रेंस हो वो प्रत्येक वर्ष होते रहे। तो कोप कब बना? 92 में। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो पहली बैठक हुई, यानी कि पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई कोप की, यानी कि कोप फर्स्ट, कोप एक, ये जो हुई, ये हुई 1995 में। तो ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छे से समझना। पूछे कोप फर्स्ट कब हुआ? 95 में। और कोप की स्थापना कब हुई? यस, 92 में। क्लियर? और जो ये हुआ कोप, ये जो पहला वाला हुआ, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला, तो ये हुआ बर्लिन में, जर्मनी की कैपिटल, मालूम है आपको। और जो कोप के अध्यक्ष होते हैं ये 5 क्षेत्रों से चुने जाते हैं। संपूर्ण जो विश्व को 5 क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित कर दिया। जैसे एक क्षेत्र बना दिया अफ्रीका, एक हो गया एशिया, एक हो गया लैटिन अमेरिका, और प्लस कैरेबियन कंट्रीज, एक हो गया ईस्टर्न यूरोप,
ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न प्लस सेंट्रल यूरोप हो गया, और एक हो गया वेस्टर्न यूरोप और अदर्स। तो 1 2 3 4 5 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, और प्रत्येक वर्ष इनमें से कोई ना कोई एक देश यहां से इसका अध्यक्ष चुना जाता है। अब की बार जो एशिया से चुने गए, और वो कौन थे? सुल्तान अहमद अल जाबेर, और कहां से? यस, दुबई से। ये बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके एक बाद वाला पहले वाला भी समझ लेते हैं। तो कोप जो 27 हुआ, कोप 27, अगर आपसे पूछा जाए कोप 27, तो जो कोप 27 हुआ वो कहां हुआ बताइए जरा? यस, इजिप्ट में। तो इसको याद कर लेते हैं, इससे पहले वाला है, पूछा जा सकता है। दूसरा जो कोप हुआ 29, ये हुआ बाकू। बाकू कहां की कैपिटल है बताइए जरा फटाफट? यस 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 यस, वेरी गुड, अजरबैजान। तो बाकू कहां की कैपिटल है? अजरबैजान। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोप था, वो था कोप 8। कोप 8, यस, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोप 8। तो जो कोप 8 था वो हुआ 2002 में। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत में होने वाला अभी तक का एकमात्र कोप यही है, और इसके समय थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इस मंच से पहली बार गरीब देशों के लिए और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। एक और कोप इंपॉर्टेंट है, कोप है 21। कौन सा बोलिए जरा? यस, वेरी गुड, कौन सा? 21। कौन सा? बोलो विनाश। यस, पूजा। यस। देखिए, कोप 21 क्यों फेमस है? कोप 21 इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें पेरिस पैक्ट हुआ। पेरिस पैक्ट कह सकते हैं या पेरिस समझौता कह सकते हैं, और ये हुआ 2015 में। पेरिस पैक्ट कब हुआ? 2015 में। इसमें जो मूल बात कही गई वो ये कही गई, जब से औद्योगिकरण शुरू हुआ है, यानी कि 1850 औद्योगिकरण वर्ष, उस समय जो तापमान था उससे 2 डिग्री से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद इसको क्या कर दिया गया? 1.5 डिग्री कर दिया गया, कि 1.5 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विनाश हो जाएगा वरना। और अगर गलती से 2 डिग्री हो गया तो महाविनाश होगा, जिसका प्रभाव आपको दिख भी रहा है। कई कई देशों में अलग अलग स्थानों पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, कहीं बाढ़ है, कहीं तूफान है, कहीं आंधी है, कहीं भूस्खलन है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, एक विशेष बात ये हुई कि इसमें भारत ने एक नया इनिशिएटिव लिया और फ्रांस के साथ हाथ मिलाया, और इन्होंने एक संगठन बनाया ISA, इंडियन सोलर अलायंस, या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्योंकि फ्रांस की जो सौर ऊर्जा में एक्सपर्टाइज है इसलिए, और अपने इसमें और बहुत सारे देश जुड़े। क्लियर? वेरी गुड। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ 2018 में हुआ, और इसमें पहली बार एक सन, वन सन, और बताइए जरा, वन ग्रिड, और बोलिए यस, वन वर्ल्ड। वन सन वन वर्ल्ड, वन सेकंड पर वर्ल्ड है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा को भारत ने प्रस्तुत किया। भारत ने किसने? यस। और एक और बात हुई इसमें, जो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की, जो उच्च टेक्नोलॉजी है, विकासशील देशों ने कहा
जिसका नेतृत्व भारत ने किया, जो उच्च टेक्नोलॉजी है विकसित देश वो गरीब देशों को या विकासशील देशों को हस्तांतरित करे, ताकि जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सकारात्मक कार्य किए जा सके। अब आ जाइए यहां, आगे बढ़ते हैं। जो कोप 28 यहां हुआ, इसमें भारत ने कहा हमारी जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व की 17% है, और जो कार्बन उत्सर्जन है वो 4% से भी कम है। जनसंख्या 17%, कार्बन उत्सर्जन बताइए, यस 4% से भी कम। और इसको भी जितना ये हो रहा है अभी 2030 तक, इसको कर देंगे 45%। ओके, और 2070 तक कर देंगे जीरो एमिशन, जीरो उत्सर्जन, जीरो एमिशन। तो ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप याद कर लीजिए। ये बहुत सारे फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एक ज्यादा है 270 वाला। इसी मंच से एक बात और कही गई कि जो संपूर्ण विश्व की एक बहुत ही छोटी आबादी है, संपूर्ण विश्व की बहुत ही छोटी आबादी, उसने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है, लेकिन इसकी कीमत जो है संपूर्ण विश्व को चुकानी पड़ रही है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लोगों को। क्योंकि विकसित देशों ने तो क्या किया, पॉल्यूशन किया, डेवलपमेंट कर लिया। अब जब विकासशील देशों की बारी है तो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओके, तो अभी तो जो ग्लोबल साउथ के लोग हैं या तो विकासशील हैं या गरीब हैं। सारा फायदा किसने लिया, विकसित देशों ने, और खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और बात हुई, एक नया शब्द आया, ग्रीन क्रेडिट। ग्रीन क्रेडिट, और एक बात हुई कार्बन सिंक। कार्बन सिंक जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि लोगों के सहयोग से कार्बन सिंक किया जाएगा। कार्बन सिंक अभी समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, डिस्कस करेंगे इस पर। ग्रीन क्रेडिट का अगर उदाहरण दिया जाए, भारत ने उदाहरण दिया ग्रीन क्रेडिट क्या होगा। जैसे जो वेस्ट लैंड है, जो बंजर भूमि है, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे उसको, और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या है, कुछ व्यक्ति या संस्थाओं को जो प्रकृति के क्षेत्र में काम करना चाहें, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करना चाहें, उनको आमंत्रित करेंगे, उनका सहयोग भी करेंगे, और वो अच्छा काम करेंगे अगर, तो उनको क्या दिया जाएगा, ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। और ये ट्रांसफर करने योग्य भी होगा, इसको किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और जो संस्था है या व्यक्ति उसके भविष्य के लिए भी लाभकारी होगा। और बाद में सरकार भी जितना ग्रीन क्रेडिट मिलेगा उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा सरकार सहायता भी करेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। और एक और चीज देखिए, जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले देश हैं उसमें नंबर 1 कौन है, बताइए जरा। यस, यूएसए, वेरी गुड, सीक्वेंस सही है। नंबर 2 बताइए जरा। यस, चाइना। तीसरा रशिया और बड़ा दुश्मन, फिर जर्मनी, फिर यूनाइटेड किंगडम। तो आप ये याद कर लीजिए, फर्स्ट यूएसए, चाइना दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। क्लियर। और एक और अंतिम बात जो मैं कहना चाहूंगा, कोप 33 भी आप याद कर लीजिए। कोप 33 होगा 2028 में 28 में। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चाह रहा है ये जो कोप 33 है वो भारत में हो, भारत उसका मेजबान बने। तो इसलिए कोप 33 भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कोप क्या है
और जलवायु परिवर्तन का इससे सीधा संबंध किस प्रकार है। और भी चीज़ें हैं जैसे कार्बन सिंक है और IPCC है, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे और इसको समाप्त करते हैं। और एक मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, देयर इज ए ग्रेट रिलेशन बिटवीन पेशेंस एंड हैप्पीनेस। अगर आप में धैर्य है तो निस्संदेह आपके पास खुशियाँ आनी ही आनी है। आपका धैर्य जितना असीम होगा, खुशियाँ भी उतनी ही बड़ी होंगी। तो कभी भी हताश, निराश, उदास बिल्कुल ना हो, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। धैर्य रखें और मेहनत करते जाएं। फल आपको निसंदेह मिलेगा, अवश्य मिलेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तो समापन करते हैं। तो नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।